नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 की विज्ञान की बुक में ये हमारा पाठ 9 चल रहा था, आनुवांशिकता व जैव विकास। तो कल की वीडियो में मैंने आपको आनुवांशिकता हेरिडिटी क्या होती है करके और आनुवांशिकता के जनक ग्रेगोर जॉन मेंडल इनके बारे में बताया था, और जैव विकास क्या होता है करके ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ठीक है, उसके साथ साथ जो कुछ वैज्ञानिक थे जैसे चार्ल्स डार्विन और लेमार्क, इन दोनों ने ही जो है जैव विकास के लिए अपनी जो है थ्योरी जो है वो दी थी। ठीक है, तो ये हमने कल की वीडियो में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम जो शॉर्ट आंसर हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन द्वारा नई जातियों के उद्भव, जिसको हम जैव विकास भी कहते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट आएगा यहाँ पर। नई जातियों के उद्भव या जैव विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ये चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, उस पादप का नाम लिखिए जिस पर मेंडेल ने प्रयोग किया था। मेंडेल ने जिस पर प्रयोग किए थे, हमेशा जो है एक नंबर में इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि जिस पौधे पर मेंडेल ने अपने प्रयोग किए थे उसका वैज्ञानिक नाम भी लिखिए करके। ठीक है, तो मटर के पौधे पर हमने अपने प्रयोग किए थे जिसका नाम होता है पाइसम सटाइवम। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पाइसम स्टाइवम भी जो है इसको हिंदी में इस तरह से लिख सकते हैं हम। ठीक, फिर थर्ड क्वेश्चन है, गुणसूत्र परिकल्पना यानी क्रोमोजोम हाइपोथेसिस किसने प्रस्तुत की? यानी गुणसूत्र की जो गुणसूत्र जो मनुष्य में 46 जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसकी परिकल्पना जो है किसने प्रस्तुत की थी? तो इसकी परिकल्पना प्रस्तुत की थी सटन व बोवेरी ने 1902 में। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन है कि कारण बताइए कि सभी जीवों में बहुत से समान लक्षण होते हैं। यानी कि जो सभी जीव हैं उनमें कुछ न कुछ समान लक्षण पाए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो सभी जीवधारी आदिकाल में समान पूर्वजों से विकसित हुए हैं, यानी कि सबके पूर्वज लगभग लगभग एक ही थे, तो इस कारण इनमें अनेक समान लक्षण पाए जाते हैं। जैसे समस्त जीवधारियों के जीव द्रव्य, डीएनए, आरएनए व एटीपी की संरचना तथा कार्य समान है। ठीक है, तो इस कारण से जो है सभी जीवों में बहुत से या कुछ न कुछ जो है समान लक्षण वो पाए जाते हैं। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स किन किन वर्गों के बीच की संयोजक कड़ी है? यानी कि आर्कियोप्टेरिक्स एक जो है जीव था जो दो वर्गों के बीच की कड़ी था, तो वो कड़ियाँ बतानी है। तो आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी तथा सरीसृप वर्गों के बीच की संयोजक कड़ी है, क्योंकि इसमें पक्षियों के समान पंख और चोंच पाई जाती थी, और सरीसृपों के समान जो है इसमें दांत भी पाए जाते थे इसकी चोंच के अंदर, और निगलने की, शिकार को निगलने की जो है क्षमता थी इसमें। चोंच और दांत के बावजूद इस शिकार को जो है निगलता था कुछ। तो इसमें जो है पक्षी और सरीसृप दोनों के ही गुण पाए जाते थे, इसलिए जो है आर्कियोप्टेरिक्स को जो है पक्षी तथा सरीसृप वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सरीसृपों से ही जो है पक्षियों का विकास हुआ है, इसलिए आर्कियोप्टेरिक्स जो है सरीसृपों से जो है विकसित होता हुआ फिर वो जो आर्कियोप्टेरिक्स है वो उसका विकास जो है सरीसृपों से हुआ। सरीसृपों के बाद वो पक्षी के ही गुण थोड़ा जो है उसमें मिलते गए, तो इसलिए जो है इन दोनों वर्गों के बीच की जो है आर्कियोप्टेरिक्स को कड़ी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के जन्मदाता किसे कहते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया, आनुवांशिक जन्मदाता हैं ग्रेगोर जॉन मेंडेल। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ से, जीन को परिभाषित कीजिए, जीन किसे कहते हैं करके। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। तो जीन आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण तथा वंशागति की आनुवांशिक इकाइयाँ जीन कहलाती हैं। जीन हमारे जो है गुणसूत्रों के अंदर जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो जनकों में जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं और उन आनुवांशिक लक्षणों की जो वंशागति होती है उनके संतानों में, तो इनकी जो इकाइयाँ होती हैं
ठीक है, उनको जीन कहते हैं। मेंडेल ने इन्हें जो है कारक कहा था, अपना प्रयोग किया था मटर के ऊपर उन्होंने, और जोहानसन ने इन्हें जीन कहा। जोहानसन ने जो है इनका नाम जीन दिया। ये डीएनए का भाग होती हैं, ये डीएनए के द्वारा ही बनी होती है, तो डीएनए का ही भाग हुई। और इसमें आनुवांशिक कोड जो है वो निहित होता है, आनुवांशिक कोड भरा रहता है, जो आनुवांशिक कोड अगली पीढ़ी में फिर जो है स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, यानी कि म्यूटेशन को कहा जाता है। जीवों में अचानक उत्पन्न होने वाले लक्षणों को उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको जिराफ का और सर्पों का उदाहरण दिया था, तो जिराफ में लेमार्क ने क्या कहा था कि उनकी जो गर्दनें और जो टांगें थी वो लंबी होती चली गई, तो वो अचानक होने वाला एक परिवर्तन था। ठीक है, तो इस प्रकार से जीवों में जो अचानक उत्पन्न वाले लक्षणों को जो है उत्परिवर्तन कहा जाता है। उत्परिवर्तन आनुवंशिक होते हैं, जैसे एक पीढ़ी में अगर आ गए हैं परिवर्तन, तो वो अगली पीढ़ी में भी फिर जाएंगे। इनके द्वारा जो है नई नई जातियाँ बनती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि शेर, बिल्ली, कुत्ता जो है ये सब एक ही वैरायटी, एक ही जाति के सदस्य से पूर्व में, लेकिन धीरे धीरे क्या है, इनने इनके शरीर में कुछ न कुछ नए परिवर्तन आते गए, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये लक्षण जो है अन्य आगे की पीढ़ियों, आगे की जो उनकी संतानों में जाते गए, और ये लक्षण क्या थे, अनुवांशिक होते हुए, जिससे क्या है ये बाद में अलग जातियाँ जो हैं बन गई। तो इसे जो है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है। ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन की खोज की। ह्यूगो डी व्रीज विज्ञानी थे, ठीक है, जिन्होंने मेंडेल के नियमों का भी बाद में जो है स्पष्टीकरण दिया था। ठीक है, तो और उन्होंने कहा कि उत्परिवर्तन जो है जैव विकास का मूल आधार है। उत्परिवर्तन जब होता है तो उसी के द्वारा जो है जैव विकास यानी जीवों का विकास भी वो होता रहता है करके, तो इनने इस प्रकार का नियम दिया था अपना। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको इसके जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उनको मैं कराऊंगा। ठीक है।